जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम अगले महीने यानी 26 फरवरी को लगा हुआ, तो मैं आपको आर्मी एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों यह पार्ट 20 है, अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले पार्ट देख लेना, उन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, और जब भी एग्जाम आपका लगता है ये सारे क्वेश्चन रिविजन करके आपको जाना एग्जाम देने के लिए। तो वही स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमको बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे, और यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा गया था कि पारिस्थितिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। और हमारे चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला दिया है लैटिन, दूसरा दिया गया ग्रीक, तीसरा है जर्मनी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा से हुई, वह हुई है हमारी ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा भौतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण, दूसरा है अभौतिक पर्यावरण तथा अजैविक पर्यावरण, और तीसरा है वानिकी और भौतिक पर्यावरण, और चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, वह होता है, एक होता है भौतिक पर्यावरण और एक होता है जैविक पर्यावरण। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे हमारे, पहला ऑप्शन था हमारा रिचर्ड एफ हेग, दूसरा है विलियम एफ एंडरसन, तीसरा हमारा थियोडोबर लेबर, और चौथा क्या हमारा रॉबर्ट जी एम मॉर्डस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है, किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं विलियम एफ एंडरसन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि महिलाओं में हीमोफीलिया काफी कम पाया जाता है क्योंकि। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या था हमारा, और पहला ऑप्शन क्या था हमारा, पहला ऑप्शन है महिलाओं का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, इससे उनकी रक्षा करता है। दूसरा है महिलाओं का पिट्यूटरी हार्मोन FSH, इसकी उनकी रक्षा करता है। तीसरा है महिलाओं में हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी वायु गुणसूत्र का अभाव पाया जाता है। और चौथा है क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी जीन दुर्बलता से युग्मित हो पाता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि महिलाओं में हीमोफीलिया काफी कम पाया जाता है क्योंकि इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन होता है क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी जीन दुर्बलता से युग्मित हो पाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे चार ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा एनाफिलीज, दूसरा है हमारा सिलेक्स, तीसरा एडिज एप्टिटाई, और चौथा क्या है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है, यह कौन होता है, यह होता है हमारा एडिज एप्टिटाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे हमारे, पहला है गुणसूत्र 18 के त्रिगुणन के कारण, दूसरा है गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण, और चौथा क्या अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण, और चौथा क्या है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है, यह किस कारण से होती है, यह होती है गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण से होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे हमारा, पहला है असम में मानव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा क्या उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें हमसे पूछा गया कि समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जमीन पर, दूसरा है समुद्र में, तीसरा है तट के किनारे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? ये अपने अंडे कहाँ देता है? ये अपने अंडे देता है जमीन पर अपने अंडे देता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें हमसे पूछा गया कि सिलिकोसिस रोग है और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है गुर्दे का, दूसरा यकृत का, तीसरा है फेफड़ों का और चौथा है तंत्रिका विकार का। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो सिलिकोसिस रोग होता है, ये कौन कहाँ पे होता है? यह होता है फेफड़ों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें हमसे पूछा गया कि प्रतिवर्ष कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था हमारा 13 दिसंबर, दूसरा है 19 दिसंबर, तीसरा है 15 जनवरी और चौथा क्या है? 4 फरवरी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारे? पहला ऑप्शन हमारा हेड हॉग, दूसरा है हमारा पेंगोलिन, तीसरा है स्लोथ और चौथा है आर्मडिलो। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते हैं? किसमें नहीं पाए जाते? वो नहीं पाए जाते हैं, पेंगोलिन में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें हमसे पूछा गया कि मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था हमारा विटामिन B6, दूसरा है विटामिन B12, तीसरा है विटामिन 12 और चौथा क्या है? विटामिन बी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? किसकी कमी के कारण से होता है? यह होता है विटामिन B12 की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें हमसे पूछा गया कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? यह क्वेश्चन को एआरओ भोपाल के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या हमारे? पहला ऑप्शन हमारा जीडोरुडीन, दूसरा हमारा माइकोनोजोल और तीसरा हमारा नोनॉक्सिनॉल और चौथा क्या है? विराजोल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी जीडोरुडीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा है? और 4 ऑप्शन क्या हमारे? पहला है शेर, दूसरा चीता, तीसरा हाथी, चौथा है सर्प। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा है? तो सबसे तेज जीव कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा चीता सबसे तेज जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें हमसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? और हमारे 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गेंडा, दूसरा है हाथी, तीसरा है स्पर्म होल और चौथा है दरियाई घोड़ा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा स्पर्म व्हेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
वहीं दोस्तों आशा करता हूँ बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपकी आर्मी के एनए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमसे पूछा गया कि विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आ गया के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला दिया गया था हमारा आप बाउ नियम, दूसरा अष्टक नियम, और तीसरा हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी, और चौथा क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं, किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं आप बाउ नियम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन एआरओ दानापुर के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रसायन शास्त्र, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है परमाणु कक्षक, और चौथा है क्वांटम यांत्रिकी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारे, पहला है पीटर डिबाय, दूसरा है हमारा स्पार्टे आरेनियस, और तीसरा है हमारा वर्नर हाइजेनबर्ग, और चौथा क्या जोसेफ प्राउस्ट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, इसे दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि क्वांटम के खोजकर्ता कौन थे। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है प्लांक, दूसरा है हेनरी, तीसरा है नील बोर, और चौथा है आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वांटम के खोजकर्ता कौन थे, तो क्वांटम खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे प्लांक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि एटोमियो शब्द का क्या अर्थ होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है अणु नलिकाएं, दूसरा है परमाणु, तीसरा है नलिकाएं, और चौथा क्या है ना काटे जाने वाला। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एटोमियो शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ग्रीक, दूसरा इंग्लिश, तीसरा है लैटिन, और चौथा है हिंदी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ, किस भाषा से उत्पन्न हुआ, यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला ऑप्शन है हमारा एथेनॉल, दूसरा है पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, और तीसरा है ऑक्सीजन, और चौथा क्या हाइड्रोजन परमाणु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, वह बोलते हैं पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। और यह क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारा, पहला था 1850, दूसरा है 1856, तीसरा है 1860, और चौथा क्या 1863। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो वह कब हुआ था, वह हुआ था 1860 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, यह विचार किसने रखा था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा जोसेफ प्राउस्ट, दूसरा था लुइस, तीसरा था हमारा अवोगाद्रो, और चौथा क्या जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, यह विचार किसने रखा था, तो यह विचार किसने रखा था, यह रखा था
जोसेफ प्राउस्ट ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एनएक एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, और चार ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन था हमारा द्रव्यों के संरक्षण संबंधित नियम, दूसरा है हमारा द्रव्यों के मान से, और तीसरा क्या है द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और चौथा क्या है द्रव्यों का उपयोग से संबंधित। सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? यह होता है द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि ताप को मापने का सामान्य पैमाना क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या थे हमारा? पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन, और चौथा है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ताप को मापने का सामान्य पैमाना क्या है? ताप को माप सकते हैं डिग्री सेल्सियस से भी, फ़ारेनहाइट से भी, और केल्विन से नाप सकते हैं। यानी उपरोक्त तीनों वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया। और चार ऑप्शन क्या है हमारे? पहला है केल्विन, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है मोल, और चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति को किस वर्ष से माना गया है। और इसके जो चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन हमारा 1950, दूसरा हमारा 1956, तीसरा 1960, और चौथा क्या 1963। जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति को किस वर्ष से माना गया, कब से माना गया? यह माना गया 1960 से माना गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और चार ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा भौतिक रासायनिक गुणधर्म, दूसरा है ऊष्मीय व्यवहारिक गुणधर्म, और तीसरा क्या है भौतिक आर्थिक गुणधर्म, और चौथा क्या भौगोलिक गुणधर्म आकृति गुणधर्म। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? किसमें किया जा सकता है? इसे किया जा सकता है भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में किया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 30 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, और जल में विलय एक सिरों को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा जल रागी, दूसरा क्या है जल विरागी, तीसरा है अम्ल, और चौथा क्या? सभी गलत हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जल में विलय एक सिरों को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जल रागी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आपके एनएक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ कराएंगे जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमारा जो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, और बी और सी एक काम को 15 दिन में, और सी और ए एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों जिस मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपका टाइम बच पाएगा वहाँ पे। और इसमें क्या क्या दिया सबसे पहले वो लिख लेंगे। यानी कि ए और बी है, ये कितना काम कर रहे हैं? ये 12 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद बी और सी है, ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है हमारा जो सी और ए है, ये कितने दिन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 20 दिन में। इन तीनों को सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। और इनके एलसीएम को तीनों से भाग कर देना है। यानी 12 को 60 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, और इधर करेंगे 15 चौको 60, और ये इधर करेंगे कितना? 20 तियां 60। वैसे अगर यहाँ पे देखते हैं कि 2 बार हमारा ए आ रहा है, और 2 बार हमारा बी आ रहा है, और 2 बार सी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकाल लें कि ये तीनों अगर मिलते हैं एक दिन में कितना कार्य करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कितना है? 5 4 9, और 9 3 कितना होगा? 12।
यानी 12 और सारे 2-2 बार आए हैं तो एक एक बार करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। यानी एक दिन में पूरा ये तीनों मिलके एक काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने में करेंगे? सीधा क्या करेंगे इसे 6 से भाग कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन समाप्त करेंगे? वो समाप्त करेंगे 10 दिन में पूरे काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। तो दोस्तों इसे कैसे लगाएंगे, इसमें क्या-क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। इसमें दिया क्या जा रहा है, कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, यानी 1 थी, 1 से 8 गुना हो गई, 8 हो गई। और इसमें जो देखो इसमें क्या दिया गया 3 वर्ष, इन लिया तो 3 को क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, इनका निकाल लोगे घनमूल। इसका घनमूल निकालोगे, 1 का कितना 1 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कितनी वृद्धि हो रही है, यानी 1 से 2 हो गया, वृद्धि कितनी हुई 1 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 था और 1 से कितनी वृद्धि हुई 1 हुई और प्रतिशत वृद्धि के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 100, यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी हमारी 100% वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत व धारा के साथ व्यक्ति की चाल कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या-क्या दिया सबसे पहले वो लिख लेंगे, यानी कि जो व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी है, मान लो जो व्यक्ति एक मैन हो गया, उसकी चाल कितनी है 10 मान लेते हैं। और उसके बाद क्या धारा की चाल कितनी दी जा रही है, यानी जो धारा बह रही है वहाँ पे धारा की चाल कितनी दी जा रही है, 6 दी जा रही है। और उसके बाद पूछ क्या रहा है, धारा के विपरीत व धारा के साथ, यानी धारा के विपरीत क्या होगा, यानी कि व्यक्ति इधर जा रहा है और धारा इधर जा रही है। और धारा के साथ में क्या होगा, इधर व्यक्ति भी जा रहा है और धारा भी इधर बह रही है, तो इनकी चाल पूछ रहा है। सबसे पहले मान लो विपरीत पूछा, विपरीत कैसे निकालेंगे, मान लो व्यक्ति इधर जा रहा है और व्यक्ति इधर जा रहा है और धारा इधर जा रही है, तो चाल कितनी हो जाएगी, यानी घट जाएगी, यानी 10 और माइनस का 6, तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल यहाँ पे निकल के आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, यानी इधर ये व्यक्ति भी जा रहा है, इधर धारा भी जा रही है, तो चाल क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 10 ये हो जाएगी और चाल कितनी 6 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। ये टोटल चाल कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 16 आ जाएगी। किसमें ऑप्शन दे रहा है हमारा, 1 4 और 1 16, किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा कितना आ रहा है 4 और 16। यानी कि विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत चाल हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी और धारा के साथ चाल कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी 16 हो जाएगी। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। और इसमें जो दिया जा रहा है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या जा रहा है, सबसे पहले दिया जा रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिख देते हैं सीपी यानी कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को लिख देते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के। अब इधर एसपी को इधर ले आएंगे, यहाँ पे एसपी आ जाएगा यानी सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया, और ये 15 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 15 नीचे आ जाएगा इसका। अब इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, तो यहाँ कितना आ गया है, यहाँ पे सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया है 2 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 3। तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 से 3 हो गया, 2 से 3 में कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना था, 2 था और प्रॉफिट कितना 1। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 50। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हमारा हो जाएगा 50% हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको वहाँ पे टाइम बच पाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका होता है 1/2 समलंब भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। और सीधा इसी में वैल्यू में सारे मान रख देना है, तो कितना रखेंगे 1/2 समलंब भुजाओं का योग, यानी समलंब भुजाएं कितनी, 1 6 है और 1 हमारी 8 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारे, वो हो जाएगा 14। और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे ऊंचाई कितनी दी जा रही है, ऊंचाई दी जा रही है 4, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 7 गुणे 4 कितना कर आ जाएगा, 7 गुणे 4 करेंगे 28 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैथ क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है, बेसिक मेथड नहीं लगाना है। बेसिक मेथड लगाएंगे आपका टाइम बहुत जाएगा वहाँ पे और इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा।
वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने मैथ के 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। और यह क्वेश्चन का एआरओ रोहतक के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा न्यूटन, दूसरा आर्किमिडीज, और तीसरा आइंस्टीन, और चौथा है बोर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि आवृत्ति का मात्रक है। यह क्वेश्चन एआरओ अंबाला के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कंपन प्रति मीटर, दूसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग, और तीसरा है हर्ट्ज, और चौथा क्या दूरी पर सेकंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2013 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था दाब, दूसरा है गुरुत्व बल, और तीसरा है असंपर्क बल, और चौथा क्या है घर्षण बल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे दाब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण बल या अपकर्षण को क्या कहते हैं। और 4 ऑप्शन क्या थे, हमारा पहला है खींचना, दूसरा है चलाना, तीसरा है बल, और चौथा क्या है फेंकना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण या अपकर्षण बल को क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, हमारा पहला है वाट, दूसरा है ओल्ट, तीसरा है किलो जूल, और चौथा है एम्पियर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, वह क्या हो जाता है, वह किलो जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 41 है, और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ मेरठ के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि आनंद मठ के लेखक कौन है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और तीसरा है सरोजिनी नायडू, और चौथा क्या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आनंद मठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, और तीसरा है विनोबा भावे, और चौथा क्या राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, इसे प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसे टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, यानी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2014 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला था हमारा महात्मा गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा राधा कृष्ण, और चौथा क्या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में स्थापना हुई थी, के प्रवर्तक कौन थे। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या वारेन हेस्टिंग, दूसरा है सर विलियम जोन, और तीसरा है जेम्स मैकिन्टॉश, और चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन प्रवर्तक कौन थे इसके? इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन की योजना, और तीसरा क्या है? माउंटबेटन योजना, और चौथा है क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? यह गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला है सीवी रमन, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा हरगोविंद खुराना, और चौथा क्या? अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे? पहला है चित्रा, दूसरा है गोदान, तीसरा है डाकघर, और चौथा है आनंद मठ। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है विक्रम संवत, दूसरा है कलि संवत, तीसरा है शक संवत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यह किस संवत पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन थे? वास्तुविद यानी उसका निर्माता कौन था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था हमारा एडवर्ड लुटियंस, दूसरा था हमारा एंटोनिन रेमंड, और तीसरा क्या था? रॉबर्ट टोरसेल, और चौथा क्या था? हर्बर्ट बेकर्स। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो वह कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला था चित्रा, दूसरा तुम्हारा कपाल कुंडला, और तीसरा क्या? द कोर्ट डांसर, और चौथा क्या? चित्रांगदा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं? यानी जो चित्रा है ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो चित्रांगदा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने 50 टोटल क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, या आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करेंगे, अभी तक आर्मी के एनए के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।